हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने कपास के रेशे से कपास का कपड़ा किस तरीके से बनाया जाता है इसकी हमने विधि देखी। हमने यह भी देखा कि कपास जो होता है वह एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें कॉटन जो कपास का पौधा है उससे मिलती है। अब हम इसकी कुछ भौतिक विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विशेषताओं में इसका संगठन किस प्रकार का होता है। तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो जो कपास होता है ये किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और इसका केमिकल कन्फिग्रेशन होता है C6H12O5 यानी कि 6 कार्बन के 12 हाइड्रोजन के और 5 ऑक्सीजन के अणु इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं लंबाई और व्यास की। हमने ये देखा था कि जब हम रेशो को दो भागों में बांटते हैं तो हमने एक देखा था स्टेपल फाइबर और दूसरा देखा था फिलामेंट फाइबर। लंबाई के हिसाब से स्टेपल फाइबर की लंबाई कम होती है और फिलामेंट फाइबर्स की लंबाई ज़्यादा होती है। और जो कॉटन का रेशा होता है वह किस में आता है, स्टेपल फाइबर में आता है, यानी कि इसका जो लंबाई है वह कम होगी। इसकी लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है और इसका जो व्यास होता है वह 16 से 20 माइक्रोन तक होता है। सभी नेचुरल फाइबर एक्सेप्ट सिल्क की लंबाई कम होती है। हम बात करते हैं रंग एवं चमक की। जब कपास का जो रेशा होता है जब वह कच्ची अवस्था में होता है यानी परिपक्व नहीं होता है तब यह भूरे रंग का होता है और ये भूरे रंग का इसलिए होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। मैं वापस रिपीट कर दूं, नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण कच्ची अवस्था में जो कपास का रेशा होता है वह भूरे रंग का होता है और जब यह पक जाता है, पकने की अवस्था में, परिपक्व अवस्था में यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यास्थता की। इसमें प्रत्यास्थता का पूर्णतः अभाव होता है। इसी अभाव के कारण हम इसे किसी भी तरह का खींच नहीं सकते हैं। चूंकि उसे खींच नहीं सकते हैं तो कपड़ा एक बार जिस आकार में ले लिया जाता है उसी आकार में वह मेंटेन रहता है। मजबूती एवं दृढ़ता की बात करते हैं। जब हम मजबूती एवं दृढ़ता की बात करते हैं तो रेशा यह नो डाउट सबसे छोटा होता है, परंतु यही छोटा होने के बावजूद भी यह रेशा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और अगर कॉटन के कपड़े को गीला कर दिया जाए तो उसकी मजबूती 30% तक बढ़ जाती, यानी कि उसकी मजबूती में 30% तक का इजाफा हो जाता है। इसीलिए जब भी हम चादर लेते हैं, बेडशीट्स लेते हैं, हमेशा हम ये प्रेफर करते हैं कि हम उसको कॉटन की लें। कॉटन की इसलिए लें ताकि अगर, क्योंकि हम उसके ऊपर गंदगी अगर चली जाती है तो उसे हम धोने में, हमें गंदगी निकालने में विभिन्न जो मैनुअल विधि होती है वह आसानी से निकल सकती है। क्या किस तरीके से चादर की धुलाई की जाती है या कपड़ों की धुलाई किस तरह से की जाती है, या आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। फिर हम बोलते हैं प्रतिस्कंधता। प्रतिस्कंधता का भी इसके अंदर पूर्ण तरह अभाव रहता है। यदि उसके अंदर इसीलिए थोड़ा सा कम पसंद किया जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रतिस्कंधता का पूर्णतः अभाव रहता है। उसके अंदर सलवटें बहुत जल्दी आ जाती हैं। यदि आपने नोट किया होगा कॉटन की जो वियर्स होते हैं, चाहे वो शर्ट्स हों चाहे वो साड़ीज़ हों, यदि एक बार पहन लिए जाएं और पहनने के बाद आप जिस पोजीशन में बैठ जाएं, है ना, तो उस पोजीशन में वो सलवटें तुरंत पड़ जाती हैं और उस जो सलवटें पड़ जाती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं और उसे बार बार पहनने के बाद इस्त्री करना बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण से कॉटन का कपड़ा वियरिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जब हम ताप संवहकता की बात करते हैं तो ताप संवहकता में कॉटन का कपड़ा वियर में बहुत आरामदायक रहता है। वह इसलिए आरामदायक रहता है क्योंकि यह ताप का अच्छा संवाहक है। ताप का अच्छा संवाहक से हमें तात्पर्य यह है कि यह जब गर्मी के मौसम होता है तो यह बाहर की हीट को शरीर के अंदर नहीं आने देता है, यानी बाहर की गर्मी को शरीर के अंदर नहीं आने देता और जो शरीर की गर्मी होती है उसे वह, उसके छिद्र होते हैं उसके अंदर वह आसानी से एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अच्छा संवाहक होने के कारण ही जब आपने नाम सुना होगा फलालेन का कपड़ा, है ना,
ये बच्चों को बहुत पहनाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत पहनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो कॉटन का रेशा होता है उसको हम थोड़ा बहुत उभार लेते हैं, है ना, जो कपड़े के अंदर रेशे को थोड़ा बहुत उभार लेते हैं और इस उभारने के कारण से वो थोड़ा बहुत मोटा सा हो जाता है और वह अच्छा संवाहक है, तो वो सर्दी में बच्चों को पहनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। रगड़ का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से जो है, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको रगड़ें, चाहे आप उसके पर ब्रश का इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत मजबूत एवं शक्तिशाली होता है, इस पर रगड़ का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक विशेषताओं का नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डेट इज प्रकाश का प्रभाव। सूर्य का प्रकाश पे यदि कॉटन के कपड़े को रख दिया जाए या उसका लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में कॉटन का कपड़ा रहता है तो यह निर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। साथ में जो उसका जो सफ़ेद रंग होता है, परिपक्व होने पे कपास का रंग हमने भी देखा था सफ़ेद रंग का हो जाता है, वह पुनः पीले रंग का होने लग जाता है। यानी प्रकाश का अच्छा प्रभाव कॉटन के रेशों के ऊपर नहीं पड़ता है। स्वच्छता एवं सफाई की जब हम बात करते हैं तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं, अस्वच्छ हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि हमने देखा था कि जब कॉटन कपड़ा होता है वो किस तरीके से होता है, खुरदुरा होता है, मुलायम नहीं होता है और उसके अंदर बीच में रेशों के बीच में जगह बहुत अच्छी होती है। चूंकि वह खुरदुरा होता है तो वो गंदगी को अपने अंदर समेट लेता है ना, गंदगी को अपने अंदर रख लेता है। इसलिए कॉटन का कपड़ा गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जितनी जल्दी गंदे होते हैं उसको उतनी अच्छी तरीके से उसके अंदर सफाई करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कॉटन के कपड़े की जब सफाई की जाती है, क्योंकि वह खुरदरे होते हैं और रेशों के अंदर गंदगी समा जाती है, इसलिए इसके उपयोग के लिए हमें ब्रश का उपयोग करना पड़ता है और उससे हमें परंतु हमने यह भी देखा था कि रेशे के जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना, छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। तो जब छोटे और मजबूत होते हैं तो शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं और उसको रगड़ के साफ करने पे वह स्वच्छ भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकुड़न की। तो जो कपास का रेशा होता है वह शीघ्रता से सिकुड़ जाता है, छोटा आकार का हो जाता है, क्योंकि वह हमने यह भी देखा है कि वह बल खाता हुआ होता है। कॉटन का जो कपड़ा होता है, कॉटन का जो रेशा होता है वह बल खाता हुआ होता है। चूंकि वह बल खाता हुआ होता है इसलिए वह शीघ्रता से सिकुड़ जाता है। सूक्ष्म जीवाणु का प्रभाव देखें तो जब हम सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करते हैं तो जो फफूंद होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कपास के रेशों के ऊपर पड़ता है। यदि नमी है, कपड़े के अंदर नमी है, एनवायरनमेंट में नमी है, या आपने किसी नमी वाले स्थान पे कपास के रेशे को रख दिया या कपास के कपड़े को रख दिया है तो उसके ऊपर फफूंद लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। वो इसलिए खतरा रहता है कि इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। विद्युत संवाहकता की बात करें हम, विद्युत संवाहकता के अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए चूंकि अच्छे संवाहक होते हैं इसीलिए प्रेस करने पे, इस्त्री करने पे हमें कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे से करना पड़ता है, या प्रेस को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कॉटन के कपड़े पे ही की जाती है। शिकन प्रतियोगिता का पूर्णतः अभाव होता है। इसके अंदर यदि एक बार सलवट पड़ जाए तो उसको गर्म टेम्परेचर से ही हटाना पड़ता है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं हट पाती है। अवशोषकता बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा कि यदि आप कपड़े धो रहे हो कॉटन कपड़े के में वजन ज़्यादा हो जाता है। क्यों वजन ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके अंदर जो उसका जो रेशा होता है वह खुरदरा होता है और बल खाया हुआ होता है। क्योंकि उसका रेशा जो होता है वह खुरदरा होता है और बल खाया हुआ होता है, इसलिए उसके अंदर अधिक अवशोषकता होती है, नमी को ज़्यादा सोखने की शक्ति होती है और इसके अंदर आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% होती है। इसीलिए हम गर्मी के अंदर इसको धारण करते हैं, गर्मी के अंदर हम कॉटन के कपड़े को पहनते हैं। क्यों?
क्योंकि पसीना सोखने की शक्ति इसके अंदर 7 से 8% होती है, जो कि जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी रेशे होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए कपास के रेशों को गर्मी के अंदर पहना जाता है, या कपास के रेशों से बने कपड़ों को गर्मी के अंदर पहना जाता है। कपास के भौतिक गुण देखने के बाद हम इसकी कुछ रासायनिक विशेषताओं के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि यदि हम इसके ऊपर अम्ल डालें तो किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। तनु कार्बनिक अम्ल से इसके रंग खराब हो जाते हैं, परंतु रेशे पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हम कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम तनु कार्बनिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। यह नींबू का रस है या ऑक्जेलिक एसिड्स है, इसका हम कपास के रेशे के ऊपर उपयोग कर सकते हैं। वहीं जब सांद्र कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो सांद्र कार्बनिक अम्ल से जो कपास का रेशा होता है वह गल जाता है, तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कपास के रेशे के ऊपर कंसंट्रेटेड कार्बनिक एसिड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl, H2SO4, HNO3 और HCl का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम बोलते हैं क्षार का प्रभाव। क्षार के प्रभाव की बात करेंगे तो क्षार का कपास के रेशे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, रेशे निर्बल एवं गल जाते हैं। वहीं जब हल्के क्षारीय का उपयोग करते हैं रेशों के ऊपर तो उसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कपास के जो कपड़े होते हैं उन्हें हल्के क्षारीय साबुन से, या ऐसे साबुन जिनके अंदर हल्का क्षारीय पदार्थ उपलब्ध होता है, उसका उपयोग करना चाहिए ताकि कपड़े किसी भी तरीके से गले ना। फिर हम बात करते हैं विरंजन का प्रभाव। तो विरंजन का किसी भी तरह का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसीलिए जब क्या होता है कि जब कॉटन के कपड़ों की बात करें हम, तो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जल्दी सफ़ेद होते हैं, और सफ़ेद कपड़े जो होते हैं उसका रंग पीला पड़ जाता है। चूँकि उसका रंग पीला पड़ जाता है और दिखने में बहुत गंदे से लगते हैं, भद्दे से लगते हैं, तो हम उसके कपड़ों के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लीच का उपयोग करते हैं। ठीक है, चूँकि हम उसके ऊपर ब्लीच का उपयोग कर लेते हैं और वह पुनः सफ़ेद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्लीच का बुरा प्रभाव रेशों के ऊपर कम पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है। पसीने का प्रभाव, पसीना में क्षारीय पदार्थ उपलब्ध होता है, और चूंकि पसीने में बार बार पर्टिकुलर बॉडी का कपड़े से टच एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, इसलिए वह उस जगह का जो कपड़ा होता है वह कमज़ोर एवं टूट जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पसीने का कॉटन के कपड़े के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और पसीने के कारण से जो कपास के रेशे होते हैं वह टूट सकते हैं। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव। कॉटन के कपड़ों के ऊपर रंग को चढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि रंग डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, उसके ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है। इसीलिए रेशों कॉटन के जब कपड़ा बनाते हैं तो कॉटन के कपड़ा बनाने पे हम कॉटन का जो रेशा होता है उसके ऊपर कलर चढ़ा देते हैं। कॉटन का में हम वेट डाइस का उपयोग करते हैं। वाइट डाइस का उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बेसिक डाइस और जो डायरेक्ट डाइस है उसके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा प्रभाव का मतलब है कि वेट डाइस है वो अब्जॉर्व कर लेता है कॉटन का रेशा, और वेट डाइस से कलर चढ़ जाता है। वहीं बेसिक डाइस और जो डायरेक्ट डाइस है उससे अब कलर नहीं चढ़ पाता है। तो हाँ, कहने का आप इस रासायनिक विशेषताओं से आप समझेंगे कि अम्ल का तनु क्षार का कपास के रेशे के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं कंसंट्रेटेड एसिड्स का और कंसंट्रेटेड क्षार का कॉटन के रेशे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाता है। सेम केस होता है पसीने का, जिसके अंदर की जो कपास का जो रेशा होता है वो कमज़ोर होता है और टूट जाता है। ब्लीच की बात करते हैं, ब्लीच का किसी भी तरह से कोई नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर कपास के रेशे के ऊपर नहीं पड़ता है। आपने
कपास की भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं देखी। आपने यह भी देखा मेरे पिछले वीडियोस में कपास के रेशे से कपास का कपड़ा किस तरीके से बनता है। क्योंकि आपने कपास के बारे में सभी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, तो जब आप मार्केट में खरीदने जाएं तो आप ये निश्चित कर लें कि आपको जो दिया जाने वाला कपड़ा है वह कपास का ही है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कपास के कपड़े को खरीद सकते हैं।